अध्याय 10 समुचित अर्थशास्त्र। इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण समाधान समुचित अर्थशास्त्र कैसे है समझेंगे। अर्थशास्त्र का अर्थ जीवन के सभी लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जो भी कर्म हम सब करते हैं, उन सारे कर्मों का आपस में विभाजन और उन सारे कर्मों के फलस्वरूप जो भी फल या भोग आते हैं, उनका आपस में विभाजन करने के लिए जिन नीति नियमों का निर्धारण किया जाता है, उसको ही अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इससे ज्यादा अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं होता है। अर्थशास्त्र को अभी इतना ज्यादा कठिन बनाया हुआ है कि आम आदमी तो इसे समझ ही नहीं सकता, जबकि ये बहुत सरल होना चाहिए। यदि अर्थशास्त्र सरल नहीं होगा तो इसे सभी समझ नहीं पाएंगे, और यदि सभी समझ ही नहीं पाएंगे तो उनका पालन कैसे होगा, और जब पालन ही नहीं होगा तो उसका अपेक्षित परिणाम ही कैसे आएगा, और जब अपेक्षित परिणाम ही नहीं आएगा तो ऐसे अर्थशास्त्र का अर्थ ही क्या हुआ। जबकि अर्थशास्त्र किसी भी व्यवस्था का मूल आधार होता है। जिस समाज का जैसा अर्थशास्त्र होता है, उस समाज की आर्थिक अवस्था वैसी ही होगी। यदि समाज की आर्थिक अवस्था सही नहीं है, सही का अर्थ है कि समाज की स्थिति संपूर्ण रूप से सुखी नहीं है, तो इसका अर्थ ये होगा कि उस समाज ने अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनर्थशास्त्र को ग्रहण किया हुआ है। अब नीचे देखिए कि कितनी सरलता से मैं इसका वर्णन करता हूँ, और उतनी ही सरलता से आप इसे समझ भी लेंगे और पालन भी उतना ही सरल होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि केंद्र और राज्य की सरकारें ये कहती रहती हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, इस वर्ष हम कुछ रोजगार का सृजन करेंगे। रोजगार को देने के लिए हमारे पास धन नहीं है। धन की कमी के कारण सरकारें रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रही हैं, और रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रही है तो इसका अर्थ है कि सरकारें उन सभी आवश्यक कार्यों को नहीं कर पा रही हैं जिसके फलस्वरूप समाज सभी सामाजिक सुखों को भोगकर सुखी होता है। अर्थात समाज दुखपूर्वक जीवन जी रहा है, और ये समस्या केवल इसलिए है कि इन सरकारों ने जिस अर्थशास्त्र को ग्रहण किया हुआ है वो अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनर्थशास्त्र है। नहीं तो अर्थशास्त्र में धन की कमी हो कैसे जाएगी। जब अर्थशास्त्र ही गतल है तो फिर उसके अनुसार जिन नीतियों का सरकार निर्माण करती है उससे गलत परिणाम ही उत्पन्न होता है, जिसके कारण सरकार को हर बात की कमी अनुभव होती रहती है। नीचे आप समझेंगे कि काम तो हमारे पास इतना ज्यादा है कि करने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे। आओ पहले ये समझ लें कि ये कर्म या रोजगार है क्या इसे अलग से उत्पन्न करना होता है, या ये मनुष्य के उत्पन्न होने के साथ ही अपने आप उत्पन्न होते जाते हैं। चूंकि कर्म लोगों के लिए ही किया जाता है, उन्हें ही भोगों की आवश्यकता होती है। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही कर्म उत्पन्न होता है। इसलिए जितने लोग होंगे उतने ही भोगों की आवश्यकता होगी, और जितने भोगों की आवश्यकता होगी तो उतने ही कर्मों की आवश्यकता होगी। यही चक्र है जनसंख्या, भोग और कर्म के बीच। इस प्रकार कर्म तो समाज में न कभी अधिक होते हैं और न कभी कम होते हैं। जितने लोग उतना कर्म होता है। अब ये कर्म क्या है इसे भी समझते हैं। कर्म की परिभाषा जीवन का परम लक्ष्य है, सुख की निरंतर अवस्था, या एक शब्द में बोलें तो सुख, यानी कि सभी प्रकार के इच्छित भोगों की निरंतरता, और इन सभी प्रकार के भोगों को उत्पन्न करना होता है। ये प्रकृति में सीधे अपने आप उत्पन्न नहीं होते हैं। इन्हीं भोगों को उत्पन्न करने के लिए हम जो भी श्रम करते हैं वो ही कर्म कहलाता है, और ये कर्म परस्पर लोगों के द्वारा स्वयं के लिए एवं औरों के लिए किए जाते हैं। यानी कि जितने लोग उतना कर्म, अर्थात लोगों की संख्या के आधार से ही कर्म की उत्पत्ति स्वयं होती है। जितने लोग उतना कर्म, जितना कर्म उतना भोग, जितना भोग उतना सुख। इसलिए ना तो कर्म कभी कम पड़ सकता है और ना भोग ही, और इससे ही सबके जीवन का परम लक्ष्य पूरा होता है। उदाहरण के लिए जब तक घर में एक आदमी था तो उतने कर्म की आवश्यकता होती थी। फिर उस आदमी का विवाह हो गया और 2 लोग हो गए तो उसी आधार से कर्म भी बढ़ गया, और उस कर्म को करने वाला आदमी भी बढ़ गया। तो पहले एक आदमी था तो 1 का कर्म था, और उसके बाद 2 लोग हो गए तो 2 का कर्म हो गया। इसके बाद एक बच्चा भी हो गया तो उसका और कर्म बढ़ गया। इसी प्रकार से जनसंख्या के आधार से कर्म कम या अधिक होता रहता है। कम जनसंख्या तो कम कर्म, और अधिक जनसंख्या तो अधिक कर्म। इन सभी कर्मों और भोगों का आपस में विभाजन कैसे हो,
ताकि सभी को उसके कर्म और भोग न्यायपूर्वक मिल सके। इसी बात का अध्ययन करने के लिए ही अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। आओ अब इस अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। ज्ञान, कर्म और भोग क्या है? ज्ञान, कर्म और भोग को समझें कि हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है, क्या स्थान है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी विषयों के भोग को भोग सकते हैं। जैसे कि कान से विभिन्न प्रकार के संगीत सुनने का भोग कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनकर उनका भोग कर सकते हैं। त्वचा के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पर्श का भोग कर सकते हैं। आंखों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रंग, रूप, दृश्य आदि का भोग कर सकते हैं। जीभ के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का भोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम अपनी नासिका के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुगंधों का भोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सैकड़ों प्रकार के भोगों को भोग कर उनसे संबंधित सुखों को प्राप्त कर सुखी हो सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी मुझे मिले जो कि ये कहते हैं कि सुखी होने के लिए किसी भोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैंने उनके जीवन का निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि वो अज्ञानतावश असत्य बोल रहे हैं। मैंने उनको देखा कि वो विभिन्न भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रयास करते थे और यदि असफल होते थे तो दुखी भी पाए गए। जब मैंने उनको अपना निरीक्षण बताया उनके जीवन के बारे में तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे कुछ बोल नहीं पाए। कुछ ने स्वीकार भी किया कि ये तो बस कहने की बातें हैं। कहीं बिना भोग के सुखी हो सकते हैं क्या? यदि हम ऐसा नहीं कहेंगे समाज को तो वो भोगों के पीछे ही निरंतर भागता रहेगा और हमें भी दान आदि नहीं देगा। और भी इसी प्रकार की बातें वे सब कहते हैं। इस प्रकार यदि कोई ये कहता है कि बिना भोगों के हम सुखी रह सकते हैं तो वो किन्हीं कारणों से असत्य ही बोल रहा होता है। परमात्मा की इस सृष्टि के विरोध में ही बोलने का प्रयास कर रहा होता है। अब जब हमें सारे भोग चाहिए तो उन्हें उत्पन्न भी करना होगा, क्योंकि प्रकृति से तो हमें वे सारे भोग मिलते नहीं हैं। तो उन सारे भोगों को उत्पन्न करने के लिए हम सभी को श्रम करना होगा। और क्या श्रम करना है और कैसे श्रम करना है, ये जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अब थोड़े से ही चिंतन और मनन से हम सभी समझ गए होंगे कि ज्ञान, कर्म और भोग की ये पूरी श्रृंखला है। यदि भोगों से हम भागेंगे तो कर्म की आवश्यकता ही नहीं होगी, और यदि कर्म की आवश्यकता ही नहीं होगी तो फिर ज्ञान किस लिए करोगे? फिर तो जैसे पशु जीते हैं बिना ज्ञान और कर्म के, वैसे ही हमें भी केवल प्रकृति के द्वारा दिए गए भोगों को भोग कर ही जंगल में असुरक्षित जीवन जीना होगा। पेज 129, जो कि मेरी समझ से कोई नहीं जीना चाहेगा। फिर भी यदि कुछ लोग प्राकृतिक जीवन जीना चाहे तो वो जी सकते हैं। वो तो पहले से ही प्राप्त है, उसके लिए तो कोई कर्म या ज्ञान की आवश्यकता होती नहीं। लेकिन अधिकतम लोग तो सभी सुख सुविधाओं का जीवन जीना चाहते हैं, तो इनके लिए तो कर्म और ज्ञान की आवश्यकता होगी, और उन्हीं लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। एक बात और है कि संसार के धर्म ग्रंथ और उनको मानने वाले लोग ये प्रचार करते रहते हैं कि भोगी मत बनो, त्यागी बनो। अब यदि उनके कहने के अनुसार सब त्यागी बनने लगे तो फिर भोगों के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, और जब भोगों के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी तो कोई कर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात किसी रोजगार की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो फिर सरकार से रोजगार की मांग नहीं करनी चाहिए। फिर सरकार का ये उत्तरदायित्व ही नहीं बनता कि वो किसी को रोजगार दे या सबको भोग दे। फिर तो हमें ये कहना बंद करना चाहिए कि सरकार हमें नौकरी नहीं देती। अब सरकार के पास तो नौकरियां तभी होंगी ना जब सरकार को कोई कर्म करना होगा, कोई खोज करनी होगी। और यदि सरकार कोई कर्म करेगी तो उससे तो कोई ना कोई भोग ही उत्पन्न होगा, जो कि आप में से कोई भोगने को तैयार नहीं है, क्योंकि भोगने से तो हम पापी हो जाएंगे। चारों तरफ तो त्याग का ही शोर किया हुआ है कि त्यागो सब कुछ। अब जब सब कुछ त्यागना ही है तो फिर कर्म की या ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, अर्थात रोजगार की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर सरकार कोई कर्म करके करेगी क्या? तो पहले हम सबको मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि भोगना है कि त्यागना है। सीधी सी बात है कि यदि आप लोग अधिक भोगी बनोगे तो ही अधिक कर्म करने की और फिर अधिक ज्ञान करने की आवश्यकता होगी, तभी अधिक रोजगार उत्पन्न होगा। सरकार भी तभी आप सभी को कर्म यानी कि रोजगार दे सकती है। इसका अर्थ साफ है कि जितने आप भोगी होने को तैयार हो, सरकार केवल उतना ही रोजगार दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती।
तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि अधिक भोग यानी कि अधिक कर्म और ज्ञान यानी कि अधिक रोजगार अर्थात अधिक सुख, कम भोग यानी कि कम कर्म और कम ज्ञान यानी कि कम रोजगार अर्थात कम सुख और अधिक दुख। निर्णय आप सभी को करना है कि किस बात को जीवन का आधार बनाना है। यदि कम भोग को जीवन का आधार बनाते हैं तो फिर आप किसी से अधिक सुख की मांग नहीं कर सकते। यदि आप अधिक भोग को जीवन का आधार बनाते हैं तो ही आप अधिक सुख की मांग कर सकते हैं सरकार से। तो कम से कम हमें पर्याप्त भोगी होना चाहिए, इसी में जीवन का सारा सुख छिपा है। तो भोगों के त्याग का प्रचार हमें अब बंद करना चाहिए। सभी धर्मों के साधुओं से विनम्र निवेदन करना चाहिए कि अब आप त्याग का ज्ञान देना बंद करें और भोगी होने का ज्ञान संसार को सिखाएं। त्याग के ज्ञान से गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानी, अपराध, दुख, अशांति, असंतुष्टि आदि का जीवन होता है। और फिर भोग के ज्ञान से समृद्धि, शिक्षा, ज्ञानी, सुख, शांति, संतुष्टि आदि का जीवन होता है। अब आपको कैसा जीवन चाहिए वैसा ही अपने जीवन का आदर्श बनाएं। भोग या त्याग, जिसको चाहे आदर्श बनाएं। फिर उसके परिणाम आपको आपके समाज सहित सबको मिलेंगे ही। निर्णय आपका है। इसी भोग, कर्म और ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए ही किसी व्यवस्था की जरूरत होती है और इसी के लिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। एक बात और भी है और वो है कि हमें अपने दर्शन को भी सही करना होगा। दर्शन को सही किए बिना सही अर्थशास्त्र का कोई अर्थ नहीं होगा। और दर्शन वास्तविक होना चाहिए, ऐसा कोरा कल्पित नहीं होना चाहिए जिसका कि कोई वास्तविक आधार ही ना हो। आभासी आधार का दर्शन नहीं चाहिए। आभासी आधार वाले दर्शन से आभासी जीवन ही मिलेगा। आभासी का यहाँ अर्थ है कि दिखेगा सुख और मिलेगा दुख, और वास्तविक का अर्थ है कि दिखेगा भी सुख और मिलेगा भी सुख। स्वर्ग, बैकुंठ, जन्नत आदि सब कोरी कल्पनाएं हैं जिनका कि कोई वास्तविक आधार नहीं है। और आश्चर्य भी है कि जिस सुख को यहाँ त्याज्य बता रहे हैं, ये वर्तमान दर्शन उसी सुख को महान बता रहे हैं स्वर्ग आदि काल्पनिक स्थानों में। पूछो इनसे तो नास्तिक बोलकर उपहास उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आप में श्रद्धा नहीं है, आप भोगी मनुष्य हो, जैसे कि सारी श्रद्धा इन्हीं लोगों ने एकत्रित कर ली है। यहाँ भोगी होना पाप, परंतु स्वर्ग, जन्नत आदि में भोगी होना पुण्य। ये कैसा दोहरा मापदंड है इनका। यहाँ ब्रह्मचर्य की बात करते हैं और स्वर्ग में, जन्नत में बहुत सारी अप्सराएं या हूर चाहिए इनको। क्या ये इन लोगों का या कहें कि हमारे दर्शनों का दोहरा मापदंड नहीं है। यहाँ कोई सुख की खोज करे या कोई सुख की मांग करे तो तुच्छ प्राणी और वही प्राणी बैकुंठ में सुख खोजे या उसके लिए साधना आदि करे तो वो महान। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है हमारे सभी धर्म ग्रंथों का और धर्म के ज्ञानियों का। अब जीवन में जितने भी प्रकार के सुख होते हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। 1. शारीरिक सुख, 2. मानसिक सुख, 3. भावनात्मक सुख, 4. आत्मिक सुख। इनमें कुछ आवश्यकताएं वो हैं जो कि अति आवश्यक हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन्हें हम सभी रोटी, कपड़ा, मकान आदि के नाम से जानते हैं। आओ अब हम देखें कि हमारी भोग सामग्री कितने प्रकार की होती है। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के भोगों का सुख प्राप्त करते हैं। कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कान से हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं जिसमें शब्द, संगीत, वार्तालाप इत्यादि होते हैं। त्वचा से हम विभिन्न प्रकार के स्पर्शों का सुख प्राप्त करते हैं जिसमें कोमल स्पर्श से लेकर कठोर स्पर्श इत्यादि होते हैं। आंख से हम विभिन्न प्रकार के रूपों का सुख लेते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों का मेल जोल रहता है। जीभ से हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का सुख लेते हैं जिसमें सभी प्रकार के भोजन, पेय पदार्थ, फल फूल इत्यादि होते हैं। और नाक से हम विभिन्न प्रकार की गंधों का सुख लेते हैं जिसमें सभी प्रकार के इत्र आदि होते हैं। वैसे तो सभी पदार्थों में ये सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि भोजन को लें तो उसमें शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है, स्वाद भी होता है और सुगंध भी होती है। परंतु फिर भी भोजन से हमारा अधिक तात्पर्य स्वाद और स्वास्थ्य से होता है। इसी प्रकार बाकी विषयों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी पदार्थों से अपना इच्छित सुख प्राप्त करते रहते हैं। इसके अलावा कर्म करने का अपना सुख है और ज्ञान पाने का भी अपना अलग सुख है। अब ये सारे भोग भी 4 प्रकार के होते हैं क्योंकि समाज में लोग भी 4 प्रकार का स्तर रखते हैं: तन, मन, भाव और आत्मा। 1.
शारीरिक स्तर के भोग 2, मानसिक स्तर के भोग 3, भावनात्मक स्तर के भोग 4, चेतनात्मक स्तर के भोग। शारीरिक स्तर के भोग हमें शारीरिक स्तर पर सुखी बनाते हैं। मानसिक स्तर के भोग हमें मानसिक स्तर से सुखी बनाते हैं। भावनात्मक स्तर के भोग हमें भावना के स्तर से सुखी बनाते हैं और आत्मिक स्तर के भोग हमें आत्मा के स्तर से सुखी बनाते हैं। इन चारों प्रकार के सुखों से हमारे तन, मन, भाव या प्राण और आत्मा सुखी और स्वस्थ रहते हैं। हम सभी को ये चारों प्रकार के सुख चाहिए होते हैं। हाँ, इनमें से कोई एक प्रकार का सुख मुख्य होता है सभी के लिए और बाकी सुख दूसरे तीसरे पायदान पर होते हैं। जैसे कि शारीरिक अवस्था वाले मनुष्यों को शारीरिक सुख प्रमुख होगा और बाकी के दूसरे और तीसरे पायदान पर होंगे। इसी प्रकार बाकी अवस्था वाले लोगों के लिए समझ लेना चाहिए। इन सभी को समझने के लिए मैं एक उदाहरण का सहारा लेता हूँ, उसी से बाकी भी समझ लें। भोजन को ही लेते हैं। शारीरिक स्तर के मनुष्य जो होंगे उनके लिए भोजन की उचित मात्रा का होना जरूरी है। पेट सही से भरे ये उसका पहला उद्देश्य होता है। स्वाद भी हो तो सही है, पर मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। उसके लिए भोजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, नहीं तो उसको भोजन से पूर्ण तृप्ति नहीं होगी, अर्थात उसे कम मात्रा के भोजन से पूर्ण सुख का अनुभव नहीं होगा। चाहे जितना सुंदर भोजन हो, चाहे जितना स्वादिष्ट भोजन हो, चाहे जितना स्वास्थ्यवर्धक भोजन हो, तो मात्रा महत्वपूर्ण होती है इनके लिए। मानसिक स्तर का मनुष्य जो होगा वो स्वाद के लिए भोजन को खाता है। कम मात्रा में चलेगा, लेकिन भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। भोजन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन स्वादिष्ट नहीं है तो इसको उस भोजन से पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। चाहे भोजन कितना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि स्वादिष्ट नहीं तो उसके लिए बेकार है। तो इसके लिए पहले स्वाद प्रमुख है। भावनात्मक स्तर का मनुष्य जो होगा वो सुंदरता का ध्यान अधिक रखता है। एक बार को कम मात्रा हो चलेगी, कम स्वादिष्ट होगा तो भी चलेगा, परंतु सुंदर होना चाहिए। तो अगर भोजन स्वादिष्ट है, मात्रा भी पर्याप्त है, स्वस्थ देने वाला भी है, परंतु सुंदर नहीं है, तो इसको उस भोजन से पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। तो इसके लिए भोजन का सुंदर होना जरूरी है। चेतनात्मक स्तर का मनुष्य जो होगा उसके लिए भोजन स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। एक बार को कम मात्रा हो तो चलेगी, कम स्वादिष्ट हो तो भी चलेगा, सुंदर ना हो तो भी चलेगा, परंतु स्वास्थ्यवर्धक नहीं है तो हो सकता है कि मजबूरी में खा ले, पर उससे उन्हें तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। तो पहले इसके लिए भोजन का स्वास्थ्यवर्धक होना प्रमुख है, उसके बाद सुंदरता, उसके बाद स्वाद और उसके बाद मात्रा महत्वपूर्ण है। तो हम समझ सकते हैं कि चारों स्तर के मनुष्यों के लिए भोजन का प्रयोजन भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार से सभी प्रकार के भोगों में भी आपको ऐसा ही समझ लेना चाहिए। लेकिन अच्छी व्यवस्था में भोजन में ये सारे गुण अपने आप ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु या सेवा उच्च गुणवत्ता वाली ही होगी, शुद्ध होगी सबके लिए। ऊपर केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्यों को समझने के लिए मैंने कह दिया है, ताकि विभिन्न प्रकार के लोगों के दृष्टिकोण हम समझ सकें और हम ये समझ सकें कि किस प्रकार एक ही प्रकार के भोग से सब अलग अलग प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कर्म और ज्ञान में भी समझ लेना चाहिए। सभी अपनी अवस्था के अनुसार कोई ना कोई कर्म करना चाहते हैं जिससे उन्हें कर्म करने का सुख मिलता। जैसे शारीरिक अवस्था वाले कृषि से संबंधित कर्म करना चाहते हैं, मानसिक अवस्था वाले वाणिज्य से संबंधित कर्म करना चाहते हैं, भावना अवस्था वाले प्रशासन से संबंधित कर्म करना चाहते हैं, और इसी प्रकार चेतना अवस्था वाले लोग नेतृत्व से संबंधित और खोजों से संबंधित कर्म करना चाहते हैं। और हम सभी अपनी अवस्थानुसार और इच्छानुसार कुछ ना कुछ ज्ञान भी पाना चाहते हैं। तो भोग, कर्म और ज्ञान के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं या करना चाहते हैं। क्या सच में बेरोजगारी होती है? अब जैसे सरकार कहती रहती है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम रोजगार उत्पन्न करेंगे। देखें कि क्या किसी भी समाज में रोजगार कम रहता है या कि किसी और कारण ये बेरोजगारी रहती है। इसे जानने के लिए हम मान लेते हैं कि इस समय पृथ्वी पर केवल 10,000 लोग ही रहते हैं। तो यदि 6 मनुष्यों का एक परिवार मानकर चलें तो 10,000 लोगों में लगभग 1,666 परिवार बनते हैं। एक परिवार का अर्थ हुआ 2 बुजुर्ग माता पिता, 2 युवा माता पिता और 2 उनके बच्चे। इसका अर्थ हुआ कि हमें परिवार में एक रोजगार के अनुसार कम से कम 1,666 लोगों को कर्म
यानी कि रोजगार देना होगा और उनके माध्यम से 10,000 लोगों को उनके भोगों का निर्माण एवं वितरण करना होगा। फिर इसके आधार से वर्तमान जनसंख्या को भी इसी अनुपात में सब बातें तय कर सकते हैं। तो आओ समझें कि ये विभाजन कैसे तय होगा। सबसे पहले पहली आवश्यकता भोजन को लें। विभिन्न प्रकार के भोजन, जिसके अंतर्गत संभवतः 10 से अधिक प्रकार के अन्न और दालें, 20 से अधिक प्रकार की सब्जियां, 10 से अधिक प्रकार के तिलहन, 20 से अधिक प्रकार के मसाले, 25 से अधिक प्रकार के फल, कुल मिलाकर 85 से भी अधिक प्रकार की चीजें आपके केवल भोजन के लिए चाहिए। अर्थात यदि एक मनुष्य केवल एक चीज का ही उत्पादन करे तो 85 से ज्यादा लोगों के लिए हमने कर्म दे दिया, और ये तो केवल भोजन का उत्पादन हुआ। अभी इन सारे उत्पादनों को बाजार में भी बेचने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। अभी हम एक चीज एक आदमी बेचेगा तो 85 आदमी चाहिए बेचने के लिए। अब ये तो हुआ उत्पादन और उत्पादन को बाजार में ले जाना। आओ अब बाजार में जो इन उत्पादनों से मिलाकर जो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तेल निकाले जाते हैं, आलू की चिप्स, टिक्कियां, सैंडविच आदि चीजें बनाई जाती हैं, ये संभवतः 100 से भी अधिक हो सकती हैं। तो ये 270 से भी अधिक लोगों के लिए रोजगार हो गया। ये तो केवल खाने की वस्तुओं से संबंधित कर्म ही हुआ। खेती करने में जो भी खाद, पानी, ट्रैक्टर, बीज, दूसरी मशीनरी आदि में यदि कम से कम 100 से भी अधिक कार्मिकों की आवश्यकता होगी तो कुल मिलाकर 370 लोगों को कर्म हो गया। अब दूसरे कर्मों में आ जाओ, जैसे कि कपड़े बनाने वाले, दुकानों तक कपड़े पहुंचाने वाले, कपड़े बेचने वाले, कपड़े सिलाई करने वाले, कपड़े साफ करने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले। अब आप देख सकते हैं कि केवल एक कर्म को पूरी तरह से संपादित करने में ही 20 से भी ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इसी प्रकार 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस समय बाजार में। तो इस हिसाब से 100 गुणा 20 हो गए, 2000 लोग चाहिए हमें ये सारे कर्म करने में। 50 से भी ज्यादा सेवाएं हैं बाजार में, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, मनोरंजन के विभिन्न बहुत सारे साधन। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि 10,000 लोगों के लिए 3,000 से भी ज्यादा लोग चाहिए हमें, जबकि हमें केवल 1,666 परिवारों को ही कर्म का वितरण करना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कर्म का वितरण करना कितना आसान है। पहले लोगों को उनकी योग्यता विकसित करने का पूरा अवसर हो, और फिर जिसकी जैसी योग्यता विकसित हो जाए उसकी रुचि अनुसार कर्म का वितरण कर दिया जाए, जिससे कि वो उस कर्म को सही से संपादित कर सके सुखपूर्वक। और भी सुख सुविधाएं होती हैं जिनकी सबको जरूरत होती है, जैसे कि शिक्षा, खेल, आवास, सड़क, बिजली, पानी, यातायात, डाक, बैंकिंग, सुरक्षा, अस्पताल आदि को भी संपादित करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। इसमें भी 200 से भी अधिक लोगों की लगातार आवश्यकता होगी। अभी ऊपर हमने जो हिसाब लगाया है वो 10,000 नागरिकों के हिसाब से लगाया है, जिसमें हमें केवल 1,666 लोगों को ही रोजगार देना है। परंतु आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास 4,000 लोगों से भी ज्यादा का रोजगार है। हो सकता है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, तो भी कुल 1,666 लोगों को ही रोजगार तो बन ही जाएगा। और फिर रोजगार जितना भी हो आपस में विभाजित हो जाना चाहिए ना। ऐसा थोड़े करना चाहिए कि कुछ लोगों को तो कई रोजगार दे दिए जाए और कुछ लोग रोजगार की प्रतीक्षा ही करते रहे। ये तो अन्याय ही होगा ना लोगों के साथ। तो फिर ये सरकारें ये क्यों कह रही हैं कि इनके पास रोजगार नहीं है? इसका अर्थ है सरकारों के पास रोजगार की नीतियां सही नहीं है, जिसके कारण हमें हर बात की कमी हो जाती है। तो चलो हम अपनी नीतियों का पहले सही करें। थोड़े में समझें तो ये ही अर्थशास्त्र है। अब बस इसी को और अधिक व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। अभी तक जितने भी अर्थशास्त्र चल रहे हैं वो सब न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। तो क्यों ना इन सबको अलग हटाकर एक ऐसे अर्थशास्त्र को जन्म दें जो कि प्रत्येक दृष्टि से हर कसौटी पर खरा उतरे। मुख्य रूप से मनुष्य 3 प्रकार से सुख उठाते हैं: ज्ञान, कर्म और भोग। कुछ लोगों को ज्ञान में अधिक सुख मिलता है, जैसे कि वैज्ञानिक या और कोई प्रकार के खोजी लोग या अध्ययन करने और कराने वाले लोग आदि। उनको कुछ भी जानने और खोजने में सुख मिलता है। वो लोग लंबे समय तक जानने या खोजने में लगे रहते हैं, उसमें उनकी गहरी रुचि होती है। इसी प्रकार कुछ लोगों को कर्म में मुख्य रूप से रुचि होती है। वे अपनी रुचि और योग्यता के आधार से लंबे समय तक सुखपूर्वक कर्म करते रह सकते हैं और करते रहना चाहते हैं। और इसी प्रकार सभी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न भोगों को तो भोगते ही हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान करने में भी सुख है,
कर्म करने में भी सुख है और भोगों को भोगने में भी सुख है। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और भोग तीनों अवस्थाओं में सुख ही सुख है, यदि ये हमारी रुचियों के अनुसार है तो, और इन्हीं से दुख मिलेगा यदि ये हमारी रुचियों के विपरीत है तो। 25 वर्ष तक शिक्षित और प्रशिक्षित होकर किसी न किसी कर्म या ज्ञान में रुचि उत्पन्न हो ही जाती है, और उसी रुचि के आधार पर आपको ज्ञान करने का या कोई कर्म करने का रोजगार सरकार आपको दे ही देगी। तो आपकी रुचि का कर्म या ज्ञान आपको मिल ही जाएगा। तो बस सभी प्रकार से आपका जीवन सुखी हो जाएगा, यानी कि आप सदैव सुख की अवस्था में ही बने रहेंगे। मुद्रा का सही स्वरूप जो व्यवस्था में देने जा रहा हूं, उसमें मुद्रा का कार्य केवल सरकार और लोगों के बीच में गणना करने के रूप में ही चलेगा। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मुद्रा का कोई भी लेन देन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सरकार अपनी व्यवस्था के अंदर जहां जहां वित्त संबंधी गणनाएं करने की आवश्यकता होगी, तो वहां वहां वो मुद्रा का प्रयोग करेगी। जब भी कोई व्यक्ति सरकार से किसी वस्तु या सेवा की मांग करेगा, तो सरकार उसकी मांग को संबंधित विभाग में भेज देगी। फिर संबंधित विभाग उस वस्तु का निर्माण कर देगा और वितरण विभाग मांग वाले पते पर भेज देगा। जब वह वस्तु उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, तो अपने आप उस वस्तु के मूल्य के बराबर मुद्रा उस व्यक्ति के खाते में घट जाएगी। सरकार इस प्रकार ही मुद्रा को जारी करेगा। ऐसा करने से कभी भी ना तो मुद्रा कम पड़ेगी और ना ही अधिक होगी। इस प्रकार सरकार के पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आवश्यकता के अनुसार ही रहेगी। मुद्रा स्फीति या मुद्रा संकोच कभी नहीं होगा। वैसे भी मुद्रा हमारे जीवन में इसीलिए आई थी कि इसके माध्यम से हम लेन देन आसान कर सकें। मुद्रा इसलिए नहीं आई थी कि इस पर ब्याज लगाएं या धन से धन कमाएं। मुद्रा का लेन देन के अलावा कोई भी प्रयोग समाज में अन्याय को ही बढ़ाता है, जिससे समाज अपराधों और परिणाम स्वरूप भयंकर दुखों को प्राप्त होता जाता है, और वो दुख उस समाज के जीवन का अंग बन जाते हैं, अपराधों को जन्म देता है और उन्हें निरंतर बनाए रखता है। इसलिए मुद्रा का प्रयोग केवल और केवल गणनाओं के लिए ही किया जाना चाहिए। इस नई व्यवस्था में मुद्रा का केवल यही स्वरूप एवं उपयोग रहेगा, और इस प्रकार का उपयोग तभी संभव है जबकि ये सरकार और लोगों के बीच हो और सरकार के द्वारा ही संचालित हो, न कि व्यक्ति के द्वारा। यदि इसका संचालन व्यक्तियों के बीच होगा, तो इसका अन्याय वाला स्वरूप हो ही जाएगा और सारा समाज लाभ और हानि के आधार से कार्य करने लगेगा, जो कि इसका गलत प्रयोग होगा, समाज में दुख उत्पन्न करने वाला होगा। इसलिए केवल सरकार ही प्रयोग करेगी मुद्रा को भी। कोई व्यक्ति अपने मुद्रा का उपयोग स्वयं नहीं कर सकेगा और ना ही उसे इसकी कोई आवश्यकता रहेगी। व्यक्ति को जो चाहिए वो सरकार से मांग करेगा और सरकार उसे वो वस्तु या सेवा उपलब्ध कराएगी। सरकार प्रत्येक वर्ष सभी लोगों के खातों में उनकी सीमा के आधार से धन डाल देगी। फिर सभी अपनी उस सीमा के आधार से अपनी इच्छानुसार वस्तुओं और सेवाओं का सुख प्राप्त करते रह सकेंगे। व्यक्ति कभी भी देख सकेंगे कि उनके खाते की क्या स्थिति है। वो खुद से किसी और मनुष्य को अपना धन नहीं दे सकेंगे, सरकार ही उनके खाते को चलाएगी। प्रत्येक नए वर्ष में आपके बचे हुए धान में सरकार नया धन जोड़ देगी आपकी सीमा के आधार से, और इसी प्रकार आपका खाता सरकार के द्वारा व्यवस्थित होता रहेगा। उदाहरण के लिए मान लिए कि धन की सीमा है 1 लाख रुपए एक वर्ष के लिए, और आपने वर्तमान वर्ष में 90,000 खर्च कर लिया, तो अगले वर्ष में सरकार आपको 1 लाख रुपए और देगी। इस प्रकार अगले वर्ष के लिए आपके पास 1,10,000 रुपए होंगे खर्च करने के लिए। लेकिन इस धन का आप प्रयोग केवल सरकार से ही कुछ भी खरीदने के लिए ही कर सकते हैं। लोग आपस में कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यदि सरकार लोगों को मुद्रा का उपयोग करने की स्वतंत्रता देती है, तो सरकार को कभी पता नहीं चलेगा कि किस वस्तु या सेवा की कितनी मांग है, क्योंकि लोग आपस में ही लेन देन करने लगेंगे और सरकार को पता चलने का कोई तरीका नहीं होगा। और यदि सरकार को मांग का ही पता नहीं होगा, तो वो सही आपूर्ति का प्रबंधन कभी नहीं कर पाएगी। फिर तो लोगों को ही स्वयं प्रबंधन भी करना होगा, जो कि सही से कभी नहीं हो सकता, और ऐसा तो अभी हो ही रहा है। वस्तुओं का मूल्य फिर से मांग और आपूर्ति के आधार से चलने लगेगा। लोग अधिक लाभ के चक्कर में कुछ न कुछ हेरा फेरी करने लगेंगे, जिसके कारण फिर कुछ के मूल्य इतने अधिक हो जाएंगे कि कम आय वाले लोग खरीद नहीं पाएंगे
और कुछ का मूल्य इतना कम हो जाएगा कि उसे उसकी लागत मूल्य भी नहीं मिलेगी, जिससे समाज में भयंकर रूप से आर्थिक असमानता रहेगी। हम ऊपर समझ ही चुके हैं कि आर्थिक असमानता समाज में सारी बुराइयों की जड़ है। हर खाद्य पदार्थ में मिलावट होने लगेगी, अधिक लाभ लेने के चक्कर में। हर वस्तु एवं सेवा की क्वालिटी निम्न हो जाएगी, सभी प्रकार के प्रदूषण होने लगेंगे। क्योंकि सरकार नियंत्रण कैसे करेगी जब उसको पता ही नहीं होगा कि कहां पर कौन मनुष्य क्या बना रहा है और कौन खरीद रहा है। और फिर से मुद्रा ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिर ये साधन नहीं बचेगी बल्कि साध्य बन जाएगी, जिससे लोग मुद्रा से और मुद्रा कमाने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता हो जाएगी, सारा व्यवहार नकली हो जाएगा, प्रेम नहीं रहेगा आदि आदि। एक वाक्य में कहूं तो आज वाली स्थिति ही हो जाएगी समाज की। तो मुद्रा को स्वतंत्र कर देने से सब अनियमित और अनियंत्रित हो जाता है, जैसा कि अभी हो रखा है। मुद्रा के प्रयोग की स्वतंत्रता से सभी प्रकार के भ्रष्टाचार समाज में उत्पन्न होते रहते हैं लगातार। सरकार चाहे जितना रोकने की कोशिश करे, पर वो रोक नहीं पाती, क्योंकि जिन लोगों को भ्रष्टाचार रोकने को सरकार नियुक्त करेगी, वो भी तो आर्थिक असमानता के कारण भ्रष्टाचार करने को मजबूर हो ही जाएंगे। और सरकार को भी अगला चुनाव लड़ना है तो उसको भी तो पैसा चाहिए, वो भी भ्रष्टाचार से ही संभव है। और सब तो समृद्ध जीवन जीना चाहते ही हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि लोग समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। उसके लिए जो भी प्रयास उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मुद्रा को स्वतंत्र करने के कितने भयावह परिणाम होते हैं, और ये सब हम अपने अनुभव से भी जानते ही हैं। आर्थिक समानता तभी हो सकती है जब मुद्रा का संचालन समाज करे, ना कि व्यक्ति। और समाज का अर्थ यहाँ सरकार ले रहे हैं हम लोग। समाज ही सरकार को नियुक्त कर रहा है व्यवस्था को बनाने और उसका संचालन करने के लिए। जिस भी व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिएगा वो सरकार को ऑनलाइन मांग करेगा अपने प्रोफाइल से, और खुद ही उसकी मांग संबंधित विभाग में चली जाएगी। संबंधित विभाग उसका निर्माण करके वितरण विभाग को भेज देगा। वितरण विभाग उसको मांग वाले पते पर पहुंचा देगा। इसी प्रकार सब लोग सरकार से सभी वस्तुओं या सेवाओं की मांग करते रह सकेंगे और प्राप्त करते रह सकेंगे। यदि किसी को अपनी कोई पुरानी वस्तु बेचनी है तो वह सीधे सरकार को बेच सकता है, और जिसको भी वो पुरानी वस्तु खरीदनी है तो सरकार से खरीद सकता है। ऐसी वस्तुओं को सरकार मूल्य के साथ ऑनलाइन डालकर रखेगी। तो इस प्रकार सरकार आर्थिक समानता बनाए रख सकती है, मुद्रा का संचालन करते हुए भी। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये मुद्रा ही सारी समस्याओं की जड़ है, पर ऐसा नहीं है। मुद्रा तो एक साधन है, सुविधा है लेन देन को आसान करने का। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई कहने लगे कि ये जो सब्जी काटने का चाकू है ये ही समस्याओं की जड़ है, क्योंकि बार बार इससे हाथ कट जाता है। पर यदि आप चाकू को जीवन से हटा देंगे तो हम और अधिक परेशान हो जाएंगे। तब खाना बनाना बहुत ही मुश्किल होगा और अधिक समय लेगा। जबकि करना यह है कि चाकू तो हमारे जीवन में रहे, पर उसे ठीक से चलाएं और उसे उस प्रकार बनाया जाए ताकि असावधानी में भी वो हमें घायल ना कर सके। इसी प्रकार मैंने मुद्रा को रखा है, पर उसका स्वरूप और उसका संचालन ऐसा कर दिया है कि जिससे केवल लाभ ही मिले समाज को, ना कि कोई हानि। आज की व्यवस्था में भी मुद्रा का चलन बंद करने पर इससे वस्तु विनिमय में बहुत कठिनाई हो जाएगी और वस्तु विनिमय की गति भी बहुत मंद हो जाएगी, जिससे लोग समय पर वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सुखी नहीं हो पाएंगे, और कठिनाई होने से दुख उत्पन्न होगा वो अलग। और इस पर सरकार का नियंत्रण भी नहीं रह सकेगा, क्योंकि सरकार कभी नहीं जान सकेगी कि लोग आपस में कितना और क्या लेन देन कर रहे हैं। फिर उसे प्रबंधन भी लोगों पर ही छोड़ना होगा। फिर वो प्रबंधन नहीं कर पाएगी और फिर से आर्थिक असमानता होगी और सारी समस्याएं फिर से उत्पन्न हो जाएगी आज की तरह ही। समाज आज से 100 साल पीछे चला जाएगा। सरकार तो सही से चल ही नहीं पाएगी, बड़ी खोजें नहीं हो पाएंगी, सामाजिक सुविधाएं बहुत ही सीमित होकर रह जाएंगी। ऐसा समझ लो कि राजाओं के समय में जो सामाजिक अवस्था थी वो ही अवस्था वर्तमान समाज की हो जाएगी। इसलिए मुद्रा को बंद करने से तो कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा सारे विकास की गति धीमी हो जाएगी। जब सरकार का नियंत्रण रखना ही है तो मुद्रा के संपूर्ण चालन में भी क्यों ना रख दिया जाए, ताकि मुद्रा का लाभ भी मिले और उससे कोई दुख भी उत्पन्न ना हो।
तो ये तरीका सही है कि मुद्रा भी रहे पर उसका कोई दुरुपयोग ना हो सके, केवल उसका लाभ ही समाज को मिले। और वो तरीका मैंने ऊपर बताया है। किसी को और अच्छा तरीका सूझे तो कृपया मुझे सूचित करें। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक ही मापदंड से तय किया जाएगा, ना कि आज की तरह। तो इस व्यवस्था में तो किसी भी वस्तु का मूल्य हमेशा एक जैसा ही बना रहेगा, मांग और आपूर्ति के आधार पर तय ही नहीं होगा। इस व्यवस्था में तो कभी भी महंगाई नाम की चीज ही नहीं होगी। सभी का जीवन स्तर एक समान ही होगा और बाजार में मांग करने के लिए धन की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार आपको पहले से ही पर्याप्त धन देकर रखेगी। यदि सरकार को वर्ष में कभी भी लगता है कि धन की सीमा को बढ़ाना चाहिए तो वो बढ़ा सकेगी। और जब समाज में एक साम्यावस्था आ जाएगी तो संभवतः धन की कोई सीमा रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब समाज पुरानी व्यवस्था से इस नई पूर्ण स्वतंत्रता वाली व्यवस्था में स्थित होंगे तो पुराने खराब अनुभवों के कारण लोग अनावश्यक वस्तुओं की मांग करना चाहेंगे, जिससे कि एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उससे बचने के लिए मांग पर कुछ समय तक नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। उसके बाद तो जिसको जो वस्तु या सेवा चाहिए वो ले और अपना सुखी जीवन जिए। फिर इस प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसे भी अधिकतम वस्तुएं और सेवाएं तो फ्री ही प्राप्त होती रहेंगी सबको। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मांग और आपूर्ति के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य किसी एक न्यायकारी मापदंड से ही तय होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1 घंटे का श्रम बराबर 1 मुद्रा के। अब किसी वस्तु के निर्माण होने में एवं आपके पास तक वितरित करने में जितना घंटे श्रम लगा, तो मान लिया कि एक वस्तु 2 घंटे के श्रम से बनी और वितरित हुई, तो उस वस्तु का मूल्य 2 मुद्रा हुआ। अब जो कि सामाजिक सुविधाएं हम सब फ्री में प्रयोग करेंगे और सभी प्रकार के श्रम का मूल्यांकन करना संभव भी नहीं होता, जैसे बौद्धिक श्रम का मूल्यांकन करना संभव भी नहीं है। अब चूंकि इस नई व्यवस्था में सभी प्रकार के श्रम का मूल्यांकन समान ही होगा, इसलिए ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्यांकन उस श्रम के आधार से ही होगा जिसका कि मूल्यांकन संभव है। और इसका तरीका ये है, मान लिया कि एक बढ़ई 1 घंटे में एक कुर्सी का निर्माण करता है, तो हर रोज वो 5 कुर्सियों का निर्माण कर लेगा और इस प्रकार से 1 माह में 100 घंटे के कार्य के फलस्वरूप वो 100 कुर्सियों का निर्माण कर लेगा। यदि सप्ताह में केवल 5 दिन ही कर्म करेगा तो इस प्रकार उस बढ़ई का वेतन हुआ 100 मुद्रा प्रति माह। अब इसको आधार मानकर सभी के रोजगार का वेतन होगा 100 मुद्रा प्रति माह। अब ऐसे लोग जो कि सरकार के अंतर्गत ऐसे कार्यों का निष्पादन करेंगे जो कि सभी के लिए फ्री होंगे, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी आदि, तो ऐसे सभी लोगों का भी वेतन 100 मुद्रा प्रति माह मान लिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि सरकार में 1000 लोग कार्य कर रहे हैं, तो प्रत्येक माह इन सबका वेतन होगा 1 लाख मुद्रा, यानी कि सरकार का प्रतिमाह कुल खर्चा होगा 1 लाख मुद्रा। तो सरकार इस खर्चे को उन सभी वस्तुओं और सेवाओं पर बराबर से जोड़ देगी। जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख मुद्रा के श्रम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार बेचने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होगा 1 लाख प्लस 1 लाख अर्थात 2 लाख मुद्रा, यानी कि 2 मुद्रा के श्रम में निर्माण और वितरण वाली कुर्सी का अंतिम मूल्य होगा 4 मुद्रा। तो इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य तय होता रहेगा। इस व्यवस्था में वेतन किसी को भी दिया नहीं जाएगा, लेकिन इसकी गणना अवश्य होगी, जो कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोगी होगी। जब सरकार किसी भी कार्य की कोई प्लानिंग करेगी, तो सरकार के अंतर्गत आपसी व्यवहार में भी ये मूल्यांकन सहयोगी होगा। इस मूल्यांकन की सहायता से सरकार वस्तुओं के अनावश्यक मांग को नियंत्रण कर सकेगी। मशीन आदि जो कि कोई भी अंतिम निर्माण करने में प्रयोग की जाएंगी, उनका मूल्यांकन भी इसी आधार से होगा। पूरी व्यवस्था में कहीं भी कोई समस्या है तो इन गणनाओं के माध्यम से उसे सरलता से जाना जा सकेगा और उसकी सरलता से व्यवस्था की जा सकेगी। तो कुल मिलाकर हम इस मुद्रा का प्रयोग समझ सकते हैं इस नई व्यवस्था में। अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुद्रा का प्रयोग इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिससे सभी के जीवन में आवश्यक सरलता बढ़े, स्पष्टता बढ़े, पारदर्शिता बढ़े और कुल मिलाकर कहें तो सुख बढ़े और किसी भी प्रकार का दुख ना उत्पन्न हो।
बाद में भी यदि कहीं कोई समस्या इस मुद्रा को लेकर होती है तो उसका समाधान भी इसी प्रकार कर दिया जाएगा। और यदि आपकी समझ में इससे अच्छा कोई उपाय है अथवा भविष्य में होगा तो वो सदैव स्वीकार्य रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से क्या होगा कि सरकार को कोई टैक्स आदि नहीं लगाना पड़ेगा, न टैक्स इकट्ठा करने के लिए आपको कोई विभाग खोलना होगा, ना ही लोगों के पीछे आपको कोई पुलिस लगानी पड़ेगी, ना ही कोई पैसा लेकर भागेगा, ना ही किसी की जांच करनी होगी। सब कितना आसान हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन तो सभी के लिए पहले से समान रूप से निशुल्क हैं ही, तो ये बहुत ही सरल अर्थशास्त्र होगा जो कि किसी को भी आसानी से समझ आएगा। मान की गणना, मान सभी का समान ही होगा इस व्यवस्था में। सभी के खाते में एक समान ही धनराशि सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष की प्रथम तिथि को डाल दी जाया करेगी। बच्चों की धनराशि उनकी आयु के आधार से तय होगी। जो 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के होंगे वो रोजगार करेंगे। यदि वे चाहें तो अपने रोजगार का समय कम कर सकते हैं और उसी आधार से उनकी धनराशि की सीमा सरकार तय कर देगी। उदाहरण के लिए यदि सरकार 5 घंटे प्रतिदिन सामान्य समय निश्चित करती है रोजगार के लिए, यदि सप्ताह में 5 दिन ही सरकार काम के लिए तय करती है तो इस हिसाब से एक आदमी एक माह में 20 दिन कार्य करेगा, यानी कि 100 घंटे कार्य करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो 3 घंटे ही कार्य करना चाहता हूं और सरकार मेरी धनराशि की सीमा उसके अनुसार तय कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि सरकार सबके लिए प्रति व्यक्ति 1 लाख की धनराशि की सीमा तय करती है प्रस्तावित वर्ष के लिए, तो इसके अनुसार 3 घंटे कार्य करने वाले की सीमा को सरकार 60,000 तक सीमित कर देगी। वो व्यक्ति इस सीमा तक ही लाभ ले पाएगा। वैसे तो मेरी खोज के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा स्वाभाविक रूप से जो कि पूरा कार्य ना करना चाहे, परंतु चूंकि अभी लोग सही व्यवस्था में नहीं जी रहे तो लगभग सभी लोग अस्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। इसलिए कई कारणों से कोई व्यक्ति कोई कार्य ही ना करना चाहे और समाज पर ही निर्भर रहना चाह सकता है। तो अभी जब हम इस गलत व्यवस्था से सही व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तित होंगे तो इस प्रकार की समस्या आ सकती है। अभी प्रारंभ में इतनी बाध्यता हम सभी को लेनी होगी कि या तो हम पूरी तरह से सहयोग करें व्यवस्था में और या अपने सहयोग के आधार से ही अपेक्षा रखें व्यवस्था से। जैसे ही व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी तो उस समय सरकार देखेगी कि अब क्या किया जा सकता है। और जब मैं कह रहा हूं कि सरकार देखेगी तो इसे ऐसा मानकर ही चलें कि जनता ही देखेगी, वही अंतिम निर्णय लेगी इस व्यवस्था में। न कभी भी किसी वस्तु की कमी होगी क्योंकि मांग पहले ही ले ली जा रही है जनता से। मांग के बाद ही किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है तो अनावश्यक गोदाम बनाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। लगभग सारा सामान सीधे उपभोक्ता को उसके निवास स्थान पर ही भेज दिया जाएगा। किसी बड़े बाजार की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। लोगों के ऊपर कार्य का भार भी कम होगा क्योंकि सभी लोग कार्य कर रहे होंगे और कोई भी अनावश्यक कार्य नहीं रहेगा। इससे लोग इस बचे हुए समय में दूसरे प्रकार के व्यक्तिगत या पारिवारिक सुख प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी वस्तु या सेवाओं का मूल्य लगभग निश्चित ही रहेगा, तो महंगाई या सस्ताई कभी नहीं होगी। कभी भी आपको कोई बार बार वेतन नहीं बढ़ाने होंगे, कोई महंगाई भत्ते नहीं देने होंगे। किसान ये नहीं बोलेगा कि हमारी वस्तुओं का सही मूल्य नहीं मिल रहा। उपभोक्ता भी नहीं कहेंगे कि महंगाई हो गई। सब कुछ संतुलन में ही रहेगा। इसका अर्थ होगा कि एक बार जो तय हो जाएगा उसमें बदलाव करने की आवश्यकता न के बराबर ही होगी। अभी तो क्या हो रहा है कि जनता और सरकार आपस में चोर पुलिस का खेल ही खेलते रहते हैं और सभी एक दूसरे को परेशान ही करते रहते हैं व्यवस्था के नाम पर। ये सब बंद हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत भी ना रहेगी क्योंकि खराब व्यवस्था में ही लोगों को चोर बनने को मजबूर होना पड़ता है, फिर सरकार को पुलिस रखने को मजबूर होना पड़ता है और सरकार का भी अनावश्यक खर्च बढ़ता है जो कि अंततः उपभोक्ता पर ही पड़ता है। इसलिए भाइयों, क्यों ना हम सब व्यवस्था को ही सही कर लें। इस प्रकार से इस व्यवस्था में सभी का मान समान ही रहेगा। उसी की कोशिश मैंने इस पुस्तक में की है। इस पुस्तक में मैंने जो भी आध्यात्मिक बातें रखी हैं वो मैंने अपनी दूसरी पुस्तक जीवन दर्शन में विस्तार से लिखी हैं। शासन के स्वरूप इस संसार में शासन के 4 रूप ही हो सकते हैं। 1 व्यक्तिगत, 2 वंशगत, 3 दलगत, 4
लोकगत व्यक्तिगत शासन का अर्थ है कि जब किसी एक ही व्यक्ति के अनुसार शासन व्यवस्था चलने लगती है, अर्थात यदि व्यक्ति अच्छा है तो व्यवस्था कुछ हद तक अच्छी चलती है, पर यदि बुरा है तो वो व्यक्ति पूरा नरक मचा देता है। पहले कबीलों में ज्यादातर व्यक्तिगत व्यवस्था ही होती थी। सरदार के थोड़ा सा कमजोर होते ही कोई और व्यक्ति आकर उसकी जगह सरदार बन जाता था। यहाँ शारीरिक बल ही सरदार होने की पात्रता मानी जाती है। व्यक्तिगत शासन में शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया जाता, जिसके कारण ज्ञान विज्ञान का उदय नहीं होता। अति साधारण कृषि और मांसाहार पर ही सारे लोगों का जीवन निर्भर रहता है। हर बात का निर्णय बल के द्वारा ही होता है। बाजार नाम का कोई स्थान नहीं होता। जीवन हर तरह की असुरक्षा से भरा रहता है। जन्म दर बहुत ज्यादा रहने पर भी कभी जनसंख्या अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि मृत्यु दर भी काफी होती है। कोई सामाजिक सुख सुविधा नहीं होती, अर्थात लोगों का जीवन लगभग जंगली पशुओं की तरह ही होता है, अधिकतम प्रकृति पर आधारित। वंशगत शासन में एक ही परिवार के लोग शासन करते चले जाते हैं जब तक कि कोई उन्हें बलपूर्वक हटा नहीं देता है। इसमें भी व्यक्तिगत जैसा ही परिणाम रहता है, बस थोड़ी उदारता की संभावना रहती है, क्योंकि राजा अपनी अच्छी छवि बनाकर रखना चाहता है ताकि प्रजा उनके वंश को सहज ही स्वीकार करती रहे, और कुछ बहुत अलग नहीं होता। राजकार्य से जुड़े लोगों को हल्की फुल्की शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ हो जाता है ताकि राजकार्य कुछ हद तक सही प्रकार से चल सके। पेज 148। राज्य की सीमाएं भी थोड़ी ज्यादा दूर तक हो जाती हैं, जो कि संगठनात्मक रूप से ही संभाली जा सकती हैं। इसमें हल्का फुल्का बाजार उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। संगठनात्मक रूप से कार्य होने के कारण थोड़ा विकास कार्य भी प्रारंभ हो जाता है, और विकास ही बाजार के नाम से जाना जाता है। लोग थोड़ा विषयात्मक होने लगते हैं। पहले की बजाय लोगों का जीवन थोड़ा ज्यादा सुखी होने लगता है। निश्चित रूप से व्यक्तिगत शासन की बजाय वंशगत शासन अधिक सुखमय होता है। लोगों की सुरक्षा भी बढ़ी होती है, सुख सुविधाएं भी प्रारंभ होने लगती हैं। जीवन थोड़ा सा प्रकृति से ऊपर उठने लगता है। शिक्षा के कारण लोग सोचने समझने लगते हैं। सोचने समझने वाला एक वर्ग उत्पन्न होने लगता है और लोकगत शासन की वकालत करने लगता है। धीरे धीरे लोकगत शासन आने लगता है, लेकिन वो वास्तव में लोकगत होता नहीं है। उसे हम दलगत शासन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दलों का शासन होता है, ना कि लोक का। दलगत शासन में कई दल बन जाते हैं जो कि जनमत चुनाव की पद्धति से चुनकर शासन में आने लगते हैं। कभी कभी दलगत शासन से लोकगत शासन का भ्रम भी हो जाता है। इसमें प्रजा जनता हो जाती है। शासन वंश से निकलकर किसी एक समूह में चला जाता है। परंतु ध्यान से देखो तो दलगत में भी उपरोक्त दोनों बातें छुपे रूप में रहती हैं। दल में भी कोई एक दल का प्रमुख होता है, और यह व्यक्तिगत और वंशगत दोनों प्रकार से हो सकता है। दलों को जनता चुनती है, इसलिए कोई कार्य जो कि जनता के विपरीत परिणाम वाला हो, उसे ये दल खुले तौर पर नहीं करते, परंतु विपक्ष और दूसरे दलों के कारण असुरक्षा की भावना के चलते ये अपने दल को मजबूत बनाने में और दूसरे दलों को कमजोर करने में सारे सही और गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं, ताकि दूसरा दल शासन में न आ जाए। एक दल दूसरे दल को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। पहले दोनों प्रकार के शासन में जनता को कोई खास सुख नहीं मिलता, पर दलगत शासन में दलों की आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण जनता को सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। शिक्षा के स्तर में विशेष सुधार होने लगता है। तकनीकी रूप से ज्ञान विज्ञान अधिक होने लगता है। शिक्षा के कारण लोगों के सोचने समझने की क्षमता भी अधिक होने लगती है। कुछ समय के बाद जब दलगत शासन का उच्चतम बिंदु आ जाता है, तो दलगत शासन की कमियां भी उजागर होने लगती है। दिखाई देने लगता है कि सारे दल अपने आप को ही शक्तिशाली बनाने में लगे रहते हैं। इस कारण जनता का लाभ दूसरे पायदान पर चला जाता है। एक समय आता है जबकि इस दलगत शासन व्यवस्था से जो विकास होना था हो चुका होता है। अब विकास की धारा और आगे जाती हुई दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हर शासन व्यवस्था में विकास का अपना एक चरम बिंदु होता है। उस व्यवस्था में उससे अधिक विकास संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए कंप्यूटर में प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर सिस्टम की अपनी एक क्षमता होती है कि वह किस सीमा तक के सॉफ्टवेयर्स को सही से चला सकता है। इससे अधिक की मांग होने पर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर सिस्टम को और अधिक विकसित करना होता है। तभी आप और अधिक जटिल कार्यों को सरलतापूर्वक कर पाते हैं।
पुराने सिस्टम से वह संभव नहीं हो पाते। इसी प्रकार शासन व्यवस्था भी अधिक विकसित करनी होती है, तभी हम और अधिक बड़े स्तर के विकास कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। हम सभी अधिक से अधिक सुख सुविधाएं ही तो चाहते हैं ना, ताकि हम अधिक से अधिक सुखी हो सकें। जिस प्रकार बाजार में कोई ज्यादा सुख देने वाली वस्तु आते ही हम उसे अपनी अपनी क्षमतानुसार बिना कोई हठधर्मिता दिखाते हुए तुरंत खरीद लेते हैं और प्रयोग में लाकर सुखी होते हैं। औरों को भी बताते हैं कि अच्छी वस्तु है, आप भी खरीदो और सुख प्राप्त करो। पेज 150। उसी प्रकार यदि हमें कोई विकसित शासन व्यवस्था देता है तो बिना कोई हठधर्मिता दिखाते हुए उसे लाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए और सभी को इसमें अपनी क्षमतानुसार सहयोग देना चाहिए। अब इस समय दलगत शासन व्यवस्था चल रही है और यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। विकास बाधित सा दिखने लगा है। दलों के अधिकांश नेता भ्रष्ट दिखाई देने लगे हैं। अब इस व्यवस्था के द्वारा और अधिक विकास की संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ रही है। अब निश्चित रूप से इससे आगे की लोकगत व्यवस्था लाने का समय आ गया है। मैं उसी व्यवस्था को लिपिबद्ध कर रहा हूं ताकि इस पर आप सभी सोच समझकर निर्णय कर सकें। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूं तो आगे बढ़कर अपनी क्षमतानुसार मेरा साथ दें ताकि हम सभी अधिकतम सुखी हो सकें बिना विलंब किए। लोकगत शासन व्यवस्था में कोई दल नहीं होते। वहां सबसे पहले आपकी वरीयता देखी जाती है, फिर आपकी वरीयता के आधार पर आपको कर्म निभाने का अवसर मिलता है। अधिकार सबके समान होते हैं। जहां ना कोई शिक्षा से वंचित होता है, ना कोई रोजगार से वंचित होता है, ना कोई सुविधाओं से वंचित होता है और ना कोई सुरक्षा से वंचित होता है। लोकगत शासन व्यवस्था जब अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है तब वहां जिसको जिस वस्तु की इच्छा होती है वह सहज ही उपलब्ध हो जाती है, जिस कारण वहां दुख नाम का शब्द केवल किताबों में ही रह जाता है। जीवन में कहीं दुख दिखाई नहीं पड़ता। 6 से 20 वर्ष तक की उम्र में सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रणाली के अनुसार उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए बिना फेल किए पूर्ण शिक्षा मिलेगी। 4 विषयों जिसमें भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन होंगे और एक समान शिक्षा होगी। जो बच्चा अपने व्यक्तित्व को जितना विकसित कर लेगा उसे उसकी वरीयता एवं उसकी रुचि के अनुसार किसी एक कर्म को निभाने के लिए 5 वर्ष का प्रशिक्षण मिलेगा और जब वह 25 वर्ष का पूर्ण शिक्षित एवं प्रशिक्षित हो जाएगा तो उसे उसके विद्यालय के अंतिम दिन ही उसे एक रोजगार देकर भेजा जाएगा ताकि अगले दिन से वह अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। सारी सुख सुविधाएं समान रूप से सभी के लिए विकसित की जाएंगी। सारे क्षेत्र एक समान रूप से विकसित होंगे ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह सुख सुविधाओं के लिए भाग दौड़ ना करें और किसी एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व ना बढ़ाए। सभी को समुचित रूप से सुरक्षा मिलेगी। इस प्रकार जीवन का कोई आयाम ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि समाधान को प्राप्त नहीं हो जाएगा। मैंने लोकगत शासन व्यवस्था ही लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद किसी और प्रकार की शासन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। शासन व्यवस्था का यह अंतिम प्रकार होता है। मेरा समझना है कि जितना मैं ऊपर समझा चुका हूँ इतने से आपको ये समझ आ गया होगा कि सबको सुखी करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ये केवल नीतियों की बात है। नीतियां जितनी सही होंगी उतना सुख बढ़ता जाएगा एवं आसान भी होता जाएगा। नीतियां यदि पूर्ण रूप से सही हों तो पूर्ण सुख आ ही जाएगा और अधिकतम आसानी भी होती जाएगी। सही नीति से श्रम कम होता जाता है और आसान भी होता जाता है एवं भोग अधिक होते चले जाते हैं और इन सभी कारणों से सुख अधिक से अधिकतम होता चला जाता है, जो कि इस व्यवस्था और हमारे जीवन का परम उद्देश्य है।